तो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया? सर ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है, सर मैं बताना चाहूंगा। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है सर? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया है, कहता है a waqf by user, but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased, irrespective of the period of such cession. ये इसके हटाने की क्या जरूरत थी सर? ये हमारा बार बार विभिन्न जजमेंट के द्वारा ये पूरा वक्फ बाय यूजर और इसके बारे में विभिन्न जजमेंट आए सर। दिस एक जजमेंट पढ़ना चाहूंगा। एम सिद्दीक, राम जन्मभूमि, Muslim law does not require an express declaration of a waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the waqif. तो ये बार बार ये सब विभिन्न जजमेंट के द्वारा वक्फ और ये जो पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी, और आज यही विभिन्न क्लॉजेस के द्वारा जजमेंट्स को भी और हाईकोर्ट के ताकत को भी ये कमजोर कर रही है। सर समाज आता है, लेकिन इनको भ्रम फैलाना है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान का जो एक्ट है वो महिलाओं के खिलाफ है। इनको भ्रम फैलाना है कि वर्तमान में महिलाओं को कोई भूमिका नहीं मिलती, ये इनका काम है। लेकिन कानून में सर पहले से ही ये सारे प्रावधान है, वो चाहे किसी विधवा का संरक्षण हो या महिलाओं को और समर्थन देना हो। सर रिफॉर्म की बात करते हैं सर, इनका क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? अगर कहीं खामियां हुई भी है, माना कि कोई भी कानून इस देश का, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, कोई भी कानून परफेक्ट नहीं है, माना कहीं कहीं प्रदेशों में खामियां हैं, वो चाहे केरल में हो, आंध्रा में हो, कर्नाटक में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो, लेकिन सर आप चाहते हैं कि वो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्राइब्यूनल और अच्छी तरीके से चले, और ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड वो और कमजोर हो, और इसीलिए जो रेवेन्यू वाला क्लॉज है
7% से 5% इन्होंने घटा दिया। मेरा सुझाव हमारे तरफ से यह सुझाव है कि 7% से 5% घटाने के बजाय आप 7% से 11% और इस रेवेन्यू को और इंक्रीज करिए। आज ये बात करते हैं कि ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। क्लॉज 26 पढ़िए सर, सेक्शन 52A, सेक्शन 52 क्लॉज 26। क्लॉज 26 में क्या लिखा है? In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. Dilute कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। किस कौम को अब आप भ्रमित करना चाहते हैं? बार बार उस कौम को जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, उस कौम को जिसने 1857 में उन्होंने मंगल पांडे के साथ उन्होंने अपनी शहादत दी, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख उलेमा शहीद हुए, आप उस कौम पर दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हमारा साथ दिया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 6 अप्रैल 1930 में दांडी मार्च का सपोर्ट किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने 1926 में ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल को खंडन किया, आप उस कौम पर आप दाग लगाना चाहते हैं, जिन्होंने मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे थे, उस कौम ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। जब आप लोग अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, वो माल्टा में 3 साल और इजिप्ट में उन्होंने शहादत दी। आप किस कौम पर दाग लगाना चाहते हो, जिन्होंने 1924 में जिन्ना के 2 नेशन की थ्योरी को पूरी तरीके से नकारा, आप उस कौम पर लगा रहे हो? सर, यही है इनका डिवाइड एंड रूल, यही है इनका डिवाइड एंड रूल। बहुत और सर जेपीसी में भी सर दुख की बात करनी पड़ेगी सर, कि जेपीसी में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से जेपीसी देखे हैं सर, ऐसा जेपीसी नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर, पूरी तरीके से वोटिंग हो गई। एक मिनट माननीय सदस्य इतना ध्यान रखें कि जेपीसी भी संसद का भाग होती है, इसलिए उसका भी ध्यान रखें। सर, इन्होंने जेपीसी की बात की, अगर इन्होंने ये नहीं करते कि जेपीसी में बहुत विस्तार रूप से चर्चा हुआ तो मैं भी नहीं करता। इन्होंने उल्लेख किया, इसलिए मैं करना चाहता हूं। इन्होंने उल्लेख किया कि बहुत से लोग आए जेपीसी में, सर ऐसे भी लोग आए जिनको वक्फ को लेकर उनका कोई जानकारी भी नहीं थी।
कोई जानकारी नहीं थी सर। ऐसे भी है सर, जेपीसी के मुद्दे हम बार बार हमने स्पीकर को चिट्ठी के द्वारा अवगत किया है, इसलिए हम उठा रहे हैं सर। इसमें 108A ये हटाना चाहते हैं जिसमें पावर टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, लेकिन ये जो प्रिंसिपल है ओवरराइडिंग का सर, ये आज भी विभिन्न स्टेट एक्ट्स में ये है। तेलंगाना के एक्ट में आज भी ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, तमिलनाडु के एक्ट में आज भी ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है, आज भी आरटीआई एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में 2000 में, नालसा जैसे यूनिवर्सिटी में ये ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है। तो इसीलिए आपको सिर्फ यहां पर आपको ओवरराइडिंग प्रिंसिपल से आपको मुश्किल है, लेकिन जो दूसरे एक्ट्स में जो ओवरराइडिंग प्रिंसिपल है सेक्शन 108A के द्वारा सिमिलर प्रोविजंस है, उसमें आपको तकलीफ नहीं है।